नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र के कबार बाजार में भीषण आग, 6 दमकल गाड़ियों ने घंटों बाद पाया काबू। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में स्थित कबार बाजार में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कबार के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फायर विभाग के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। आग कबार के ढेर में लगी थी, जिसके कारण लपटें तेजी से फैलती चली गईं। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और घंटों की कोशिश के बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। हालांकि आग बुझने के बाद भी इलाके में कूलिंग ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना खत्म की जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। लोग अपने प्रतिष्ठानों और सामान को बचाने में जुट गए। आग से उठ रहे काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। प्रशासन का मानना है कि भीषण गर्मी और अत्यधिक तापमान आग लगने की एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि आग के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। मंडावली में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति से पूछताछ। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वेस्ट विनोद नगर स्थित ससुराल में 35 वर्षीय गीता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, लेकिन मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक गीता की शादी अक्टूबर 2025 में राकेश धवन नामक युवक से हुई थी, जो प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही गीता को दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि लगातार हो रहे उत्पीड़न और दबाव के कारण गीता तनाव में रहने लगी थी और इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। और राजी रहती थी, बस और सब कुछ बात भी नहीं करती थी वो लड़की। बस तो सुसाइड क्यों किया, क्या वजह है? खाना वो सुसाइड जो कहता था, मैं वो सीधे फेरे डालता हूँ ना, मैं उल्टे फेरे भी डलवा दूंगा, वीडियो बनाता था और कहते हैं फोटो खींचता था उसकी। क्यों? पूछो उनसे। और मेरे से कहता था तेरे लड़की के पास सोने नहीं देता था, लड़के को नहीं। मंजू जी, क्या बात है? बहन का क्या नाम है? बहन का गीता। क्या हुआ? कल मेरे को फोन करा इसके घर वाले ने कि वहां पर फैसला करूंगा मैं चौड़े में। कल तक का टाइम नहीं दिया मेरे को, रात को इसको सवेरे खत्म कर दे। सवेरे मेरे को ये फोन करके कहा है कि ना इसको देखने आ जाओ। देखना इन्होंने फांसी लगा ली। मैं भगी चली आई। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो मर चुकी है। क्या वजह कुछ नहीं है, ना लड़ाई ना झगड़े, कुछ भी नहीं था। ये यूं कहता था मैं रखूंगा, वो कहती थी मेरी बहन, ये यूं कहता मैं रखूंगा नहीं। बिकॉज मेरी बहन ने कभी ये नहीं की मैं रहूंगी नहीं, ये हमेशा छोड़ने की धमकी देता था। इसकी जो छोटी वाली भावज है ना, उससे लगा हुआ था। अभी बीमार हो गया था, उसने सारा काम करा, उससे किलसती थी। तो इसने वीडियो बनाई थी, मेरी बहन ने वो डिलीट मार दी। उसने डर की वजह से कि मेरे को मारेंगे पीटे, उसने वो वीडियो देख ली और फोन पे बात करना बंद कर दी। और फोन पे बात करना बंद कर दी उसने हमारे से। 4 दिन से मेरे पास फोन नहीं आ रहा था। क्या दहेज की मांग करते थे? कुछ नहीं थी, बस मेरे को ये नहीं, आज तक ये नहीं पता चला कि किस बात पे इनकी लड़ाइयाँ होती थी। उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेंट यही लोग करते थे हमारे से। मुझे क्या थी कंप्लेंट करते थे आप बहन के पास? बहन यूं कहती थी कि मेरे को ना ये टॉर्चर यूं करते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, कि मेरे को देखा नहीं था इन्होंने पहले। किस बात की टॉर्चर करते थे? कि मैं रखूंगा नहीं, बस यही कहते थे, छोड़ दूंगा मैं। दहेज की डिमांड करते थे ये लोग? दहेज की करते थे ना। मेरे से इन्होंने मशीन खराब आ गई थी, मशीन की थी, तो मशीन मांगी थी इन्होंने। नाम मेरा जी BR धवन है। अच्छा, ये तो बेटे का नाम है? बेटे का नाम है राकेश कुमार। और बहू का क्या नाम था? बहू का नाम था गीता। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग दहेज मांगते थे, मार पिटाई करते थे।
ऐसा जी कि ये तो उनके जो भी आरोप है बेबुनियाद है, और ये तो हम लड़की समझ के लाए थे इसको, हमारे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, पूरा इलाका जानता है यहाँ पे हमें, तो हम भगत जी के नाम से मुझे सब जानते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लेना है क्या देना है हमने इच्छा ही नहीं रखी, ना बड़ी बहू से ना इनसे, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। दूसरे नंबर पे ये जब इनके परिवार के हमारे यहाँ आते थे इसको समझाने के लिए, कई बार आए, वो पूरे एक एक सबूत मेरे पास है रिकॉर्डिंग का, कि ये अपनी बहनों को अपने भाई को ये कहती थी कि यहाँ आने की मेरे यहाँ जरूरत नहीं है, और ये अगर वहां बाई दफे कभी जाती थी तो इसकी ये एक डेले की इज्जत भी करते थे। ये इसके अल्फाज है बहू हमारी के, जो जिसने फांसी का बंदा लगाया है। और रात को ये कह रही थी पापा जी मेरा मन नहीं है रोटी खाने पे। जब मैंने रोटी खाई तो उसको बोला, मैं क्या बेटा खाना खा ले, तो उसने कहा पापा जी मेरा मन नहीं है। तो मैं क्या बेटे 4 नहीं तू 2 खा ले 1 खा ले, कहने लगे नहीं पापा जी मन नहीं है। तो ये छत पे आ गई, तो मैंने इसको फोन किया, मैं क्या बेटा हमारा कहना भी तूने नहीं माना, क्या कोई और बात है तो बता। तो उसने कहा नहीं पापा जी मेरा मन नहीं है। तो मैं क्या नीचे आ दो, तो नीचे आके इसने 2 रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद में मेरे बेटे को 6 दिन से बुखार है, उसके लीवर में थोड़ी पस पड़ गई है और पहले भी पड़ी थी, तो पहले इसका ऑपरेशन हुआ था ब्लीडिंग में। तो उसने कहा पापा जी मुझे घबराहट हो रही है, मैं आज नीचे सोऊंगा, मेरा एसी ऊपर खराब है और पंखा भी खराब है। तो ये जो है लड़की कहने लगी नहीं आप ऊपर सोओगे। तो मैंने कहा बेटा अगर ये नीचे सो रहा है तुझे कोई परेशानी है तो तू भी नीचे ही सो जा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। ये कहने लगी नहीं पापा जी हम ऊपर ही सोएंगे, तो ये भी ऊपर सोएंगे। तो मैंने कहा ये जिद नहीं करते बेटा, अब पंखा खराब है, फ्रिज खराब, एसी खराब है, तो ये नीचे सो रहा है, इसको घबराहट हो रही है। तो इसने नीचे सोने से मना कर दिया, ठीक है पापा जी मैं ऊपर सो जाऊंगी, ये नीचे सो जाए। अब सवेरे जब मेरी मैडम ये सवेरे हमारे नीचे आ जाती है, सवेरे झाड़ू पोछा सफाई सफाई करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए नीचे ही खाते पीते हैं। तो ये जब नीचे नहीं आई तो हमारी घरवाली कपड़े धोने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, तो ये ऊपर चली गई कि ये अभी तक लड़की क्यों नहीं आई नीचे, लेट हो गया टाइम। तो इसने हमारे लड़के को बोला, बड़े वाले को बुला के, कि ये बाहर का गेट बंद है, विंडो भी बंद है, शीशे में से मैंने देखा है कि ये ऐसे गर्दन तीखी करके खड़ी है। तो हमारा बेटा जब ऊपर पहुंचा तो इसने देखा ऊपर से कि भाई इसने गले में फंदा लगाया हुआ है, ये खड़ी नहीं है। दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर। आधी रात मां बेटे को घर में घुसकर चाकू से गोद डाला। देश की राजधानी दिल्ली आज डबल मर्डर की 2 घटनाओं से दहल गई है। बीती शाम को रोहिणी में 2 नाबालिगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार रात को गोविंदपुरी में एक मां और उसके 13 साल के बेटे को चाकू घोंपकर मार दिया गया। मां बेटे की हत्या का मामला गोविंदपुरी की गली नंबर 10 का है। दोनों मां बेटे का घर के अंदर ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है। दिनेश जी क्या हुआ था पूरी बात बताइए। मेरे पास करीब कॉल आती है 1:45 बजे करीब भाई जी कि भाई ऐसे घर में हो गया है, भाभी को तेरे भतीजे को मार के कोई चला गया है। तो हम वहाँ से तुरंत भागे, वहाँ से तो हमने यहाँ पे आके देखा है, घर पे आके तुम्हारे भतीजा और भाभी दोनों खत्म मिले हैं, दोनों चाकू से भूत रखे थे। फिर हमने घर में देखा था उन सब तिजोरी सब टूटी पड़ी, उनकी तिजोरी सब कुछ लूट के ले गए। क्या नाम था भाभी का? भाभी का नाम शारदा था, लड़के का नाम कुशाल था। कितने साल की थी? 45 साल की थी। अच्छा, बेटा 13 साल का था। अच्छा, क्या घर में पूरा लूटपाट हुआ? पूरा लूटपाट हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने दोनों का मर्डर कर दिया है। कितने बजे की घटना है? आपको क्या? मेरे पास करीब कॉल आई है 1 बजे, तो मेरे को 1 बजे पता है। मैं उससे पहले की मेरे को नहीं पता कुछ भी। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं गहने रखे थे भाभी के, और जिस टाइम भाभी मारी है उस टाइम भी चूड़ी उनने पैर रखी थी, वो भी चूड़ी उतार के ले गए सोने की, पल्ले में रखे थे। भाभी की जंजीर वगैरह रखी थी, 250 ग्राम भाई सोना बता रहे अपना, अरे वो सब चूड़ी निकाल के ले गए। पुलिस को कॉल किसने किया? फुल को फोन करी थी सिस्टर ने, तो सिस्टर बहन ने कराया था, तो बहन को उसने कोई कॉल उठाई नहीं है। फिर मेरी बहन भाग के हुई रोड पे गई है, तो 16 नंबर जा रही थी, उन्होंने बोला ऐसे मर्डर हो गया हमारे साथ चलो, तो वो हमारे साथ भी नहीं आई है। तो बहन जी दोबारा थाने गई है, तो थाने से पुलिस वाले बुला के लेके आई है। जी, पुलिस की भी लापरवाही है, अगर लापरवाही नहीं होती तो घटना नहीं होती। चाकू से मारा है। कितने लोग हैं? कोई सीसीटीवी सर यहाँ पे लगे ही नहीं है, अगर सीसीटीवी होते तो खुद ही देख लेते। पता ही नहीं चला क्या? विष्णु सब्जी काम करते हैं, वो बाजार लगा के आ रहे थे, बसंत बिहार का बुद्ध बाजार लगा के आ रहे थे, कुसुम पाड़ी का। उनने अपने घर पे आके देखा है
तुमने देखा था बाहर से मेरी कुंडी कैसे लगी हुई है, आज गड्डी तो अंदर से लगी होनी थी। तुमने आवाज मारी है तो कोई आवाज नहीं आई है, तुमने गेट खोल के देखा, तुमने देखा था तो भाभी और भतीजे दोनों मरे पड़े हैं, तो उनकी वहीं से उनने फैल हो गए वो, तो उन्होंने भाई को सबको फोन कराया, बहन जी को, तो हम लोग सब भागते हुए आए हैं। मेरा नाम सुरेश जी, क्या हुआ है ये पूरी बात बताइए। ये ऐसा था, हमारे भाई बाजार करते हैं तो जब सुबह निकल जाते हैं, ये रात को ही आते हैं। तो बाजार से आए इन्होंने जब गेट खोला, पहले तो जब कोई रहेगा तो अंदर से ही तो कुंडी लगी होगी, बाहर से कुंडी लगी हुई थी जी। तो जब बाहर से कुंडी लगी, इनने जैसे गेट खोला है वो देखा है तो दोनों, कहने का मतलब रसोई में ही पहले माँ मारी है, माँ नीचे है, लड़का ऊपर है, दोनों को मार दिया बिल्कुल। किस चीज से? ये चाकुओं से मारा है जी, वो जो कि उसकी उंगली तक कटी हुई है। उन्होंने जब देखो कहाँ चाकू लगा? ये तो हमने नहीं देखा है, पेट में ज्यादा है, हाथ भी कटा हुआ है। आपको कॉल किसने किया? हमारे भाई ने हमको किया, कितने बजे? करीब 12 साढ़े 12 बजे। तो यहाँ आके देखे क्या माजरा था, घर में लूट था क्या? घर में लूट भी हुई है जी, कैश भी है, सोना चांदी भी है, सारा लूट लिया और उनको मार दिया। बगल में पुलिस बूथ है, उससे 100 मीटर दूरी पे पुलिस बूथ है, इसके बावजूद इतनी बड़ी कोई भी नहीं आया जी। जब कॉल करी है फिर भी कोई नहीं आया। पीसीआर निकल के रोड से जा रही थी, उनको रोका, कोई नहीं रुका, फिर जाके खुद थाने जाके बुला के पुलिस वालों को बुला के लाए। तो ये लापरवाही नहीं है? आप मानते हैं दिल्ली पुलिस की पूरी? बिल्कुल फुल लापरवाही है जी। हक ये बनता है, अगर कोई आदमी हमें कॉल कर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम बदायूं यूपी। जो 42 साल की हैं, उनका बच्चा है जो 15 साल का है, उनकी हत्या हुई है। इनके जो हस्बैंड है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स की मार्केट्स में जाके अपना दुकान लगाते हैं। इसमें जो भी एंगल्स हैं, हम सारे एंगल्स पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे एंगल्स अभी तक हमें पता लगे हैं, तो उन सब एंगल्स पे जांच की जा रही है। तो विश्वास है कि हम जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। सर, क्या प्राइवेसी लूट का भी कुछ मामला है? क्या परिवार आरोप लगा रहा है कि कुछ सामान और कैश भी गया है? अभी हम अभी तक की जांच से कुछ दूसरे एंगल्स हैं, उन पे मुझे ज़्यादा लग रहा है, रादर देन सामान ले जाना। कुछ सामान मिसिंग की बात आई है, वो भी चेक किया जाएगा, बट जो अभी तक की जांच में कुछ जो दूसरे एंगल्स हैं उन पे ज़्यादा मुझे लग रहा है। आखिरी सवाल सर, क्या सीसीटीवी से भी कुछ क्लूज मिले हैं कि कातिल कौन हो सकता है? जानकार है या किसी बाहर के लोगों से हुआ है? सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं हम, कुछ सीसीटीवी हमें मिले हैं और उसमें कुछ लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। जो खास बात ये है कि जो एंट्री हमें लग रही है वो फ्रेंडली लग रही है। शायद एक आदमी है या मैक्सिमम 2 आदमी हो सकते हैं जिसने घटना को अंजाम दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो एंट्री है वो फ्रेंडली लग रही है। सर, मृतक की बहन का आरोप है कि पीसीआर कॉल किए, उसके बाद नहीं आए। मैं बाहर में पीसीआर खड़ी थी, उसको बोला गया नहीं। थाने में जाती है महिला, तब वहां से 2 पुलिस वाले को लेके आते हैं कि मर्डर हो गया। देखो, हमारा अभी फोकस है कि इस मर्डर केस को पहले वर्कआउट किया जाए। हस्बैंड को जो है 9:30 के आसपास भी कॉल किया गया था। एक जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो खुद भी 1:45 बजे पहुंचे अपना काम करने के बाद में। तो घटना शायद बहुत पहले हो चुकी है, बट जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारा पूरा फोकस है कि पहले केस को वर्कआउट किया जाए। और जो इस प्रकार की कोई भी चीज़ है, हम हमेशा खुले हैं, हम यहाँ खुद भी विजिट कर रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं वो कई बार हमें ही हेल्प करती हैं केस को अच्छे से वर्कआउट करने में। कितनी टीम बनाई गई है सर? हम तमाम टीम्स इसमें लगाएंगे, जो कि साउथ ईस्ट की जो अच्छी टीम्स है, ATS, स्पेशल स्टाफ, नार्कोटिक्स, बल्कि जितनी जरूरत पड़ेगी सभी टीमें लगाई जाएंगी और खुद DCP साहब और मैं इसको सुपरवाइज करेंगे। जैसे जो पैसे की बात आ रही है, वो क्या वेरीफाई करें? जो इनकी तरफ से 10-12 लाख रुपया, तो उसको क्या वेरीफाई? घर में अभी इंस्पेक्शन किया, रात को भी किया था, मैंने भी किया है। पैसे अभी भी हैं घर में, बहुत रखे हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वो एक उसके बजाय दूसरे एंगल्स में तो ज़्यादा वो लग रहे हैं। अभी हो सकता है बाद में सच्चाई तो पता लगेगी जब एक बार कातिल पकड़े जाएंगे, लेकिन अमाउंट तो कुछ अभी भी रखा हुआ है। ये माना जा रहा है कि फ्रेंडली, अभी तक की जांच से हमारा जो पूरा विश्वास है कि एंट्री फ्रेंडली है। और
तो उसी एंगल पे ज़्यादा हम सपोर्ट करें। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़